सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सोनिया मिश्रा। आज हम आपसे बड़े ही हमारे खास मेहमान से मिलाने जा रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक बद्रीनाथ विधानसभा राजेंद्र भंडारी जी से। आज उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें उनकी प्राथमिकताएं हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या क्या वो आगे करने वाले हैं, क्या क्या उनकी आगे की सोच है। इसी के बीच हम बातचीत करेंगे राजेंद्र भंडारी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका और आपके चैनल केदारखंड एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे परिचय से। बिना परिचय के आदमी कुछ होता नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमें पहले ये बताएं कि कैसे शुरुआत हुई राजनीति में आने की, क्या क्या मुसीबतें देखी हैं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं आगे। वैसे तो हम बहुत साधारण परिवारों के लोग हैं, घरों के लोग हैं। राजनीति में भी आए हैं तो बड़ी संघर्षों के बल पे आए हैं। मेरा घर तो वैसे पोखरी में है, जनपद चमोली के, और ग्रामीण अंचलों के रहने वाले हम लोग हैं। मेरे पिताजी आर्मी में नौकरी करते थे और 4 भाई हम लोग हैं। तो शिक्षा दीक्षा भी हम लोगों ने लगभग सभी ने पूरी करी है। मैं भी MA LLB रहा हूँ मैं भी। और इंटर के बाद मैं गोपेश्वर आ गया। 1982 से मैं गोपेश्वर में हूँ और तब से यही कर्मस्थली है, यही विकास की स्थली है, यही सेवा की स्थली है और यही हम लोग काम कर रहे हैं। पर इतना ज़रूर सीखा है कि संघर्षों से जो आदमी निकलता है उसका अपने आप में बहुत कुछ मज़ा है और संघर्षों के बल पे ही हम लोग राजनीति करते हैं। और यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के तमाम मेरे सहयोगियों ने, मित्रों ने जिस ताकत से, जिस आशीर्वाद से, जिस प्यार से हमको यहाँ तक पहुँचाया है, हम जिंदगी भर उनके ऋणी हैं, बड़े उनके आभारी भी हैं। बिल्कुल सर, विधानसभा सीट एक हॉट सीट थी। इससे पहले भी यहाँ पर समय समय पर अलग अलग विधायक बनते जा रहे हैं। इससे पहले भी हमारे भाजपा के विधायक जी थे, इस बार आप हुए हैं। तो सर उनके कार्यकाल में कौन कौन सी उनकी उपलब्धियाँ रही हैं या फिर उन्होंने ऐसे कौन कौन से कार्य नहीं किए हैं जिनको आप आगे आने वाले समय में आप प्रमुखता देगो, आप आगे काम करेंगे उनमें? नहीं, उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही है ये मैं क्या बताऊं, ये तो जनता तय करेगी, जनता जानती है। मेरे देखने में तो कोई उपलब्धि ही नहीं है। 5 सालों का जो कार्यकाल गया है निराशाजनक रहा है। जनपद चमोली बद्रीनाथ विधानसभा की जनता को मायूसी, हताशा, निराशा ही हाथ लगी है। और ये लोग जो राजनीति करते हैं ये तो लहरों के नाम पर करते हैं, मोदी जी के नाम पर कर रहे हैं और मोदी जी के चेहरे से वोट मिल रहा है। इनका अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, पर्सनल कोई पहुंच नहीं है, न कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन है। पर भाग्य के धनी है, कभी राम लहर आ रही है, कभी खनौड़ी जी की लहर आ रही है, कभी मोदी जी की लहर आ रही है, इनकी बैतरणी पार हो जा रही है। इसी में ये लोग विधायक बन जा रहे हैं। नहीं तो अपने आप अगर ये लोग विधायक के रूप में अगर आमना सामना करें तो मुझे तो नहीं लगता है कि इनसे कोई भी कंपैरिजन हो पाएगा। ये लोग बिल्कुल भी काम करने वाले नहीं और इन्होंने 5 वर्षों तक पूरी उत्तराखंड में बद्रीनाथ विधानसभा की जनता को रुलाया है, निराश किया है, हताश किया है और एक भी विकास का काम बद्रीनाथ विधानसभा में नहीं हुआ। जो काम मैंने करे हुए थे वो भी जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं, वो आगे ही नहीं बढ़ पाए हैं। अभी भी हम लोग विधायक बने हैं, परंतु विधायक बने तो अधूरे विधायक बने हैं। सरकार तो बीजेपी की है। अब वो कितने सहयोग करते हैं, कितना सकारात्मक उनका रुख रहता है, ये आने वाला समय बताएगा। परंतु विपक्ष की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, चाहे सदन के अंदर है चाहे बाहर है, हम लोग पूरी बखूबी से निभाएंगे। और जहां पर जनता की पैरवी नहीं होगी, जनता की सुनवाई नहीं होगी, हम निश्चित रूप से लोगों के साथ खड़े होंगे। सर भाजपाई हमेशा बोलते हैं कि अगर हम मोदी के नाम पर वोट ले रहे हैं तो आप भी अपने शीर्ष नेतृत्व के नाम पर वोट लीजिए। सर इसमें क्या कहोगे आप? देखिए, इंसान की पहचान अपने आप से होनी चाहिए। किसी के सहारा बनोगे तो सहारे से राजनीति नहीं होती है। आप चुनाव में खड़े हो रखे तो तुम्हारी अपनी पहचान होनी चाहिए ना, अपने नाम से वोट मांगो ना। सहारे की राजनीति कब तक चलेगी? हम कहाँ कह रहे अपने नेता के नाम पे मत मांगो, पर तुम्हारी अपनी भी तो पहचान होनी चाहिए। तुम क्यों इतने कमजोर हो कि तुम अपने नाम पे वोट मांगने में तुमको शर्म आ रही है? अपने नाम से अगर तुम 5 साल विधायक रहे और तुमने जनता का काम किया है तो अपने विकास के नाम पर, अपनी पहचान के नाम पर
अपनी क्षमता के नाम पर वोट मांगो ना। हम तो मांग रहे हैं अपनी क्षमता के नाम पे नाम। हम राजू भंडारी के नाम से वोट मांग रहे हैं। हम काम किया है, हमने विकास किया है, हम उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमने लोगों के आंसू पहुँचे, हम लोगों के बीच गए, हम विपदा में, आपदा में, कोरोना में लोगों के बीच रहे, उस पहचान से वोट मांग रहे हैं। तुम करके देखो ना एक बार, पता चल जाएगा तुमको राजनीति क्या होती है। सर, इससे पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पूरे देश में, सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में मोदी लहर चल रही है। तो आप कितना चैलेंजिंग मानते हो बद्रीनाथ विधानसभा के लिए? पूरे हिंदुस्तान के लिए चैलेंजिंग है। जो वर्तमान राजनीति का ट्रेंड हो गया है वो तो अब बिल्कुल ही बदली हो गया है। पहले सिद्धांत के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, विकास के नाम पर वोट मांगा जाता था। अब तो केवल मोदी जी के चेहरे के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, ईवीएम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। तो कहाँ रह गई क्षमता, कहाँ रह गई है? अब तो ये कहाँ होता है कि कौन विधायक काम करने वाला है, कौन नहीं है, किसकी क्षमता है, किसकी नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी चुनाव लड़ेगा मोदी जी के नाम से सबकी बेचनी पार होनी है और सब जीत रहे हैं। भारी अंतर से 30-30, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार से असेंबलियों के चुनाव जीत रहे हैं। तो कहाँ जो कद्दावर लोग हैं, जो क्षमतावान लोग हैं, जो बिना पैसे वाले लोग हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो कभी राजनीति में आ ही नहीं सकते, न सफल हो सकते हैं। तो ये ट्रेंड जब देश में चल गया है तो मैं तो समझता हूँ आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है। और चुनाव आयोग से भी हमने मांग करी है कि जब तक ये पैसे की राजनीति जब तक हावी रहेगी, इस पर रोक न लगाई जाए। ये ईवीएम जो सस्पेंसफुल बना हुआ है, जिसके लिए पूरा देश चिल्ला रहा है, पूरे हिंदुस्तान की पार्टियां कह रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, जब तक इस पर बैन नहीं लगता है तब तक इस देश में स्वस्थ और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। सर, आप बार बार बातचीत करते हो कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है। क्यों लगता है आपको ऐसा कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ थी? इसलिए गड़बड़ लगता है कि मैं लगता था कि मैं 15 से 20 हज़ार वोटों से जीतूंगा, मैं आकर के बराबरी पे रुक गया। तो जनता आज कर्मचारी, अधिकारी, छात्र, कर्म व्यापारी, आम लोग कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, तो गई कहाँ है वो वोटें गई कहाँ हैं? इसका मतलब है या तो धनबल हावी हो गया है या ईवीएम हावी हो गया है। ये दोनों चीज़ें हैं इसका प्रमुखता से जिनका प्रमाण है। और अगर ईवीएम नहीं है तो हिंदुस्तान की सारी पार्टियां विपक्ष कह रही कि बैलेट से चुनाव कराओ। भाजपा बैलेट से चुनाव क्यों नहीं करा रही? अगर ईवीएम के अंदर कोई सस्पेंस नहीं है, कोई संदेह नहीं है, तो कराइए ना बैलेट से चुनाव। जापान, अमेरिका ने ईवीएम बनाया, आज वो बैलेट से चुनाव कर रहे हैं। तो फिर हिंदुस्तान क्यों ईवीएम से चुनाव कराना चाहता है? क्या है भाजपा की मंशा? क्यों कराना चाहते हैं ईवीएम से चुनाव? इसका मतलब ईवीएम के अंदर कुछ घालमेल है। आप बैलेट से चुनाव कराइए, हिंदुस्तान की किसी पार्टी को, किसी नेता को बोलने का मौका ही नहीं लगेगा। सर, बद्रीनाथ विधानसभा में अभी आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो बद्रीनाथ विधानसभा के लिए होने बाकी हैं, जो होने चाहिए और जिनके लिए आप आगे बात करोगे, आगे आप इन मुद्दों को उठाओगे? देखिए, पहाड़ पे तो पहाड़ जैसी समस्याएं हैं। पहाड़ और मैदान का हम तुलना नहीं कर सकते। मैदानों में अगर सरकारी हॉस्पिटल नहीं तो प्राइवेट है, सरकारी डॉक्टर नहीं तो प्राइवेट डॉक्टर है, सरकारी अगर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ क्या है? यहाँ तो सब सरकार पे डिपेंड है। अस्पताल सरकार खोलेगी तो लोगों का इलाज होगा। कोई रोजगार परक शिक्षा का हब, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ खोलेगी तो लोग पढ़ेंगे। परंतु यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। पलायन हो रहा है। पलायन इसलिए हो रहा है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया है। घर गाँव में हमारी बहनें अगर डिलीवरी भी होनी है तो हॉस्पिटल में आओ तो रिफ़र लिख देता है। तो रिफ़र होके कहाँ जाएगा गरीब आदमी? जेब में पैसा भी तो चाहिए। मैं चाहता था कि मैं अगर जीत के जाता हूँ, मेरी गवर्नमेंट आती है, मेरी सरकार बनती है, तो मैं जनपद चमोली में एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता था। मेडिकल कॉलेज खोलूँगा तो यहाँ का बच्चा MBBS करेगा, डॉक्टर बनेगा, PG करेगा, स्पेशलिस्ट बनेगा, तो यहाँ का बेटा यहाँ पर नौकरी करेगा, तो पलायन रुकेगा, लोगों की समस्याओं का निदान होगा। परंतु अब भाजपा मुझे मेडिकल कॉलेज में कितना सपोर्ट करती है, कितना सहयोग करती है, तो आने वाला समय में बताएगा। क्योंकि भाजपा के एजेंडे में विकास नहीं है। भाजपा के एजेंडे में केवल और केवल सत्ता को काबिज करना है, साम दाम दंड भेद से, ऐसे ही ईवीएम के द्वारा, धनबल के द्वारा। तो फिर वो विकास को कहाँ प्राथमिकता दी? सर, भाजपा विकास को प्राथमिकता देती है या नहीं देती है, ये तो हमारी सड़कें, जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो पुरानी चीज़ें हैं, उनसे ही पता चल सकता है। क्योंकि काफ़ी समय पहले की जितना भी डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो क्या लग रहा है कि भाजपा में कहीं ना कहीं कमी है क्या, जो वो इन चीज़ों को कर रही हैं आगे? जैसे रेल आ रही है, सड़कें की आप बात कर रहे हैं, ये तो राजीव गांधी लाया है। कंप्यूटर राजीव गांधी लाया है, मोबाइल राजीव गांधी लाए हैं।
कहाँ बीजेपी डिजिटल सिस्टम को डेवलप किया है। और जहाँ तक ये सड़क चारधाम वाली सड़क की बात है, ये तो यूपीए गवर्नमेंट का पास करा हुआ है। ये जो आज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जो आज 4 लेन बन रही है, 2 लेन बन रही है, जो हाईवे बन रहा है, ये तो यूपीए का अलॉटमेंट है। ये तो बीजेपी का कहाँ है? कहाँ है ये बताइए, आप मुझे बताइए ना। वो कहते हैं कि हमने ऑल वेदर रोड बनाया। ऑल वेदर रोड का कौन सा जीव है? हिंदुस्तान के कॉन्सेप्ट में तो कोई ऑल वेदर रोड बनी नहीं रही। चारधाम विकास योजना है, वो कांग्रेस ने करी हुई है। तो बीजेपी केवल बोलती है, सपना दिखाती है, केवल गुमराह करती है। काम देखो ना, बेरोजगारी की लाइन कितनी बड़ी है, महंगाई कहाँ चली गई है। आप भी तो खाना खाते हैं, रसोई तक जो है आज महंगाई चली गई है। आम लोगों के जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस तक महंगाई ने छू लिया है। दाल, आटा, चावल, तेल, नमक, आपका गैस सिलेंडर, तेल, क्या दाम बढ़ गए हैं। क्या अभी भी आदमी बोलेगा नहीं क्या? जब क्रूड ऑयल हिंदुस्तान, जब इंटरनेशनल मार्केट में महंगा था तब तो तेल सस्ता था, और जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ तब तेल के दाम 100 के पार हो गए हैं। तो ये सरकार है क्या जो बोलती थी डिजिटल इंडिया बनाएंगे, स्टार्टअप इंडिया बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गंगा साफ कराएंगे? क्या हुआ कुछ? क्या रोज़गार मिला किसी को? क्या आजकल सारे सरकारी संस्थानों को समाप्त कर दिया है, प्राइवेटीकरण कर दिया, भेज दिया है। तो फिर बताओ कहाँ जाएगा आदमी? नौकरी के लाले पड़ रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, तो आदमी आवाज़ नहीं उठाएगा क्या? आवाज़ तो उठाएगा ना। इस पेट के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। पेट में भूख लगी है, रोटी चाहिए, सर ढकने के लिए मकान चाहिए, और बदन ढकने के लिए कपड़े चाहिए। वो कौन मुहैया कराएगा? ये 5-5 किलो आटा चावल देने से क्या हमारी बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी क्या? हमें नहीं चाहिए इनका 5 किलो आटा और 5 किलो चावल। हमको हमारे पुराने दिन लौटाइए। हमको हमारा गैस का सिलेंडर 400 रुपये के दाम में दे दीजिएगा। हमें इनके आटे चावल की ज़रूरत नहीं है। सर, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है, क्या वहां पर सिलेंडर 400 रुपये का है? उन राज्यों में 400 को तो नहीं है। तो सेंट्रल, ये तो केंद्र सरकार के द्वारा पोषित योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं क्या ये? आप मुझे ये बताइए ना। ये तो सेंटर की योजनाएं हैं। जो गैस के दाम हैं ये सेंटर करता, फिक्स करता है। तेल के दाम बढ़ेंगे तो गैस के दाम बढ़ेंगे। सरकार क्यों नहीं कंट्रोल करती है? जब गैस के दाम तेल के दाम बढ़ते थे तो सड़कों पे बैठ जाते थे, चूड़ियाँ भेजते थे। अब किसको भेजेंगे चूड़ियाँ? अभी बताइए। जब तेल के दाम 50 रुपये लीटर था तब जाके सड़कों में कहते थे कि चूड़ियाँ भेजो, और आज जब 100 के पार हो गए, किसको चूड़ियाँ भेजेंगे? जब 400 रुपये गैस का सिलेंडर था तब सिलेंडर ले लेके सड़कों पे बैठे हुए थे, नारे लगा रहे थे कि देश में जो है महंगाई पे जो है सारी जनता को जो है ख़त्म कर दिया। हमारे पास भाषण है, हमारे पास स्क्रिप्ट जो लिखी हुई इनकी सारी हमारे पास है। तो फिर क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे? ये कुछ जवाब नहीं देंगे। ये केवल झूठे नारे, झूठे थोतले भाषण और केवल गुमराह करने वाले लोग हैं। इसलिए जनता का कोई काम ही नहीं कर सकते। सर, कर्णप्रिया, जो बद्रीनाथ विधानसभा है, इसके विकास के लिए आगे क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी एक विपक्ष के रूप में? नहीं, हम जनपद चमोली और उत्तराखंड की बात करना चाहते हैं। हेल्थ सिस्टम पूरे उत्तराखंड में कोलैप्स हो गया है। हम चाहते हैं पहले सरकार हेल्थ सिस्टम को मजबूत करे, और जो हमारा चारधाम विकास परिषद है उसको मजबूत करे, हर हाथ को रोजगार दे, टूरिज्म को, तीर्थाटन को, दोनों को मजबूत करे, इसकी कनेक्टिविटी करे, छोटे छोटे रास्ते बनाए, रोपवे बनाए, होटल्स वगैरह में लोगों को लोनिंग की ठीक से व्यवस्था करे। और मैं कह रहा हूँ कि ये पहले तो पहाड़ के बेटाओं को किसी को टूरिज्म में बनाओ, ताकि टूरिज्म का उसको ज्ञान हो कि ये पहाड़, जो पहाड़ हैं, जब यहाँ बर्फ़ गिरती है तो कहते हैं धरती का स्वर्ग जो है ज़मीन पर उतर आता है। ऐसा है कहीं क्या? परंतु क्या करें, संसाधन नहीं है। संसाधन नहीं है तो इन पहाड़ों को हम, इन पहाड़ों की जो सजावट है इसको हम निखार नहीं पा रहे हैं, इनको सजा नहीं पा रहे हैं, इसको हम ठीक से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार जिम्मेदार है। सरकार हमको नौकरी ना दे परंतु हमको संसाधन दे, और संसाधन अगर सरकार देगी तो हमारी चारधाम की यात्रा में ही पहाड़ का हर बेटे को रोजगार मिल सकता है। सर, क्या लगता है सबको रोजगार मिलना पॉसिबल है क्या? कौन मांग रहा सबको रोजगार? हम कह रहे रोजगार के साधन मुहैया तो कराने पड़ेंगे ना, तैयार तो करने पड़ेंगे। चारधाम में इतने करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं, जब उनको ठीक से रहने की व्यवस्था नहीं होगी, रास्ते ठीक नहीं होंगे, सड़क ठीक नहीं होंगी, होटल्स ठीक नहीं होंगे, तो कौन यात्रा करेगा हमारे यहाँ पे? आज देश में तमाम आतंकवाद जगह जगह है। यहाँ हमारे यहाँ तो शांति है। जम्मू कश्मीर जा नहीं सकता आदमी डर के मारे। यहाँ शांति है पर यहाँ संसाधन नहीं है। यहाँ संसाधन हो जाएगा तो दुनिया का टूरिस्ट यहाँ आएगा। मैं कल वहाँ गया था चोपता में, वहाँ डबल लेन के लिए रोडें नहीं है, रोडों पे लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी, आने जाना मुश्किल हो रहा है, होटल्स नहीं हो पा रहे हैं ठीक से लोगों के रहने के लिए।
तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार जिम्मेदार है। केवल टैक्स लेने के लिए सरकार बैठी हुई है कि लोगों का टैक्स पर टैक्स ले, और जब कहते हैं कि हमको सुविधा दो तो तब सरकार मौन बैठ जाएगी। तो ये सरकार नहीं है, ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है, ये केवल अदानी अंबानी की सरकार है, जिनकी जेब से ये देश चल रहा है। और अदानी अंबानी आज अमीर हो गए, 350 गुना उनकी आय बढ़ गई, और देश का गरीब जो है पाताल में बैठ गया है। कहते थे काला धन लाएंगे, बाबा रामदेव भी कहते थे काला धन लाएंगे। 350 गुना स्विस बैंकों में इंडियन करेंसी बढ़ी है, 350 गुना। तो 7 सालों से इनकी सरकार है, तो फिर ये पैसा किसका बढ़ रहा बताए ना? क्या आज भी कांग्रेसी का पैसा बढ़ रहा क्या? ये क्यों नहीं सरकार जवाब देती है? और बोला था कि कांग्रेस ने सारा पैसा स्विस बैंकों में डाल दिया है, हम जांच करेंगे, जेल में भेजेंगे। कौन कांग्रेस का नेता गया है जेल में? आप बताइए ना, हिंदुस्तान के लोगों को बताइए कि काला धन वापस लाए, कांग्रेस के किसी नेता को जेल में डाला? और आज जो स्विस बैंकों में करेंसी बढ़ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? किस नेता का बढ़ रहा है? किस पार्टी के नेताओं का बढ़ रहा है? ये सब समझने वाली बातें हैं। भाषण देना बहुत सरल है, जरा एक बार धरातल पे उतार के तो देखो, फिर पता चलेगा। सर, एक चीज हमेशा देखी गई है कि जो चमोली और रुद्रप्रयाग के जो विधायक हैं वो नेता नहीं बनते हैं, तो क्या कारण लग रहा है सर कि कमी है क्या यहाँ के विधायकों में कि जो नेता नहीं बन पा रहे हैं? यहाँ के नेताओं के टैलेंट में कोई कमी नहीं है, पर हमारी पैरवी करने वाला भी तो होना चाहिए। यहाँ के चाहे पक्ष का नेता है, चाहे विपक्ष के नेता है, चाहे विधायक हैं, बहुत टैलेंट उनके अंदर भरा है, पर उनकी पहुँच नहीं होती है। पहुँच नहीं होती इसलिए रह जाते बड़े पदों पर रहने से। परंतु ऐसा नहीं है, समय आएगा, यहाँ के लोगों का भी समय आएगा, आप ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझको लगता है कि बहुत जल्दी पहाड़ के बेटाओं को भी, पहाड़ के विधायकों को भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सरकारों में भी मिलेगी, विपक्षों में भी मिलेगी, और आने वाले समय में पहाड़ का ही बोलबाला रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। गैरसैंण में राजधानी बनेगी तो क्यों नहीं रहेगी? सबकी चलेगी। अगर पहाड़ में, अगर गैरसैंण के अंदर राजधानी बनती है तो सब में ज़्यादा महत्व यहाँ के विधायकों का होगा। वो डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, वो प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे, वो प्लान के बारे में बात करेंगे, वो यहाँ के फाइनेंशियल पैकेज के बारे में बात करेंगे। क्यों नहीं बात कर सकते हैं? परंतु उनको मौका ही नहीं मिला कभी। जब मौका नहीं मिला तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे? परंतु मुझको लगता है आने वाले समय में पहाड़ के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, निश्चित रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सर, आपको नेता प्रतिपक्ष बनाने की लगातार आपके सहयोगियों की चाह है, तो सर क्या लग रहा है नेता प्रतिपक्ष के मामले में? देखिए, नेता प्रतिपक्ष में हमारे AICC से हमारे प्रभारी वगैरह आए थे। हम 19 विधायकों ने बैठ करके एक लाइन का प्रस्ताव बना के भेज दिया है आदरणीय सोनिया जी को कि हम 19 में से जिसको भी वो लीडर अपोजिशन बनाना चाहती है, हम सबको मंजूर है। तो अब मेरी दावेदारी करने नहीं करने की कोई मायने नहीं रखता। जब हमने सब ने अपनी पावर उठा के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दिया है, और उनको तय करना है वो क्षमता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर, श्रेष्ठता के आधार पर, जाति के आधार पर। और हमारे 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल है, ये तमाम तालमेलों को देखते हुए निश्चित रूप से हमारे पास लीडर अपोजिशन आएगा, और जो भी आएगा हम सबको मंजूर है। हम अपनी पार्टी से बाहर नहीं है, जो उनका आदेश होगा, जो उनका निर्देश होगा, हम सब पार्टी के साथ हैं। सर, लोग कहते हैं अक्सर बातचीत में कि बद्रीनाथ विधानसभा में केवल 2 ही नेता हैं, या तो महेंद्र भट्ट हैं या तो राजू भंडारी हैं। सर, क्या लगता है कि और चेहरे क्यों नहीं उभर पा रहे हैं? क्या इन दोनों ही व्यक्तियों का इतना दबदबा है कि ये किसी को उठने नहीं दे रहे हैं? सर, क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो नेता नहीं, मैं तो एक जनसेवक हूँ। नेता तो यहाँ पर महेंद्र भट्ट जी हैं, वो काफ़ी साल से यहाँ रहे हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा उनका कद है पार्टी में भी, समाज में भी। परंतु हम उनके कद के बराबर कभी जा नहीं सकते हैं। अब वो जाने, वो आगे किसी को बढ़ने देते हैं, नहीं देते हैं। मेरे लिए तो सबके लिए मौके हैं कि आप आगे आइए, बढ़िए, हमसे आगे जाइएगा। और सबके लिए मैं अपने लोगों को कहता हूँ, हम धीरे धीरे जा रहे हैं, वो आने वाले हैं। इसलिए जो सेकंड लाइन है वो आगे आएगी, और हमने हमेशा यहीं थोड़ी रहना, हम इन्हीं पदों पे हमने थोड़ी रहना है। हम लोगों का भी एक समय है, एक दौर है, और एक दौर के बाद हमारी पीछे पीढ़ियाँ आएंगी, यूथ ब्रिगेड आएगा, जवान लड़के आएंगे, और वो इस कमान को संभालेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पर मैं नेता कहीं भी नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ और एक जनसेवक हूँ। सर, धीरे धीरे कांग्रेस देखने की कोशिश करे तो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, क्या लग रहा है सर, इसका कारण क्या है? आपने इतनी जल्दी आंक दिया कांग्रेस समाप्त की ओर है? क्योंकि अभी 7 साल 8 साल पहले भाजपा के पार्लियामेंट में 3 मेंबर हुआ करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तब आपने नहीं बोला कि बीजेपी समाप्त होने वाली है? तो 7 साल में अगर उन्होंने देश में थोड़ा 1-2 बार सरकार में आ गए तो कांग्रेस समाप्त हो गई है? ये गलतफहमियां कोई भी अपने दिमाग में न पाले। हिंदुस्तान की धरती से कांग्रेस को कोई मिटा नहीं सकता, खुद मिट जाएगा, पर कांग्रेस को कोई मिटा नहीं सकता है। चलता है दौर, उत्थान पतन,
आगे पीछे चलता रहता है, हार जीत लगा हुआ है। पर कांग्रेस को कोई जल्दी इतना अंडर एस्टिमेट करेगा कि कांग्रेस देश से समाप्त हो गई है, ये गलत फहमी में न रहे। इसकी जड़ें, इसकी तने, इसकी शाखाएं हिंदुस्तान के घर घर में फैली हुई है। और अभी मैं मानता हूँ हो सकता है कि हमें चिंतन मंथन का दौर होगा, कांग्रेस उठेगी, यहीं से उठेगी। कांग्रेस ने इससे भी बुरे दौर देखे हैं और ताकत बन करके उभरेगी। और जो ये फासिस्टवादी ताकत है, जो इस तरह के लोग आज सत्ता में बैठे हुए जो केवल सत्ता को ही अपना मुकाम समझते हैं, ये ताकतें हटेंगी और इस देश में कांग्रेस का राज होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। शुक्रिया सर आपका। तो हमारे साथ थे अभी पूर्व कैबिनेट मंत्री राजीव भंडारी जी, इनसे हमारी खास बातचीत हुई। आगे के लिए आप देखते रहिए केदारखंड एक्सप्रेस। नमस्कार।